हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीलकमल जॉनसन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम ब्लड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने डिस्कस किया था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक पढ़ा था हमने ब्लड सेल और दूसरा पढ़ा था प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने देखा कि 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उसके सेकंड पार्ट को, जिसे आपने कहा था RBC, या फिर हम इसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। क्यों कहा जाता है इसे सेल ना कहकर, इसके पीछे एक रीज़न है, वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। RBC एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इस इरिथ्रोसाइट को पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। इरिथ्रोसाइट में आपको सीखना ये है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड सेल है, जो इरिथ्रोसाइट है, वो एक्चुअल में क्या है। तो हम बताते हैं कि RBC आर बाइकॉन्केव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। ऐसा कौन सी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं होता? तो आंसर क्या है? RBC। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। आप लोगों के मन में फिर प्रश्न आया होगा कि सर, हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था कि सेल के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। यस, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था सर क्रोमोसोम। यस, क्रोमोसोम के अंदर देखा था सर DNA। यस, और DNA में जब रेप्लिकेशन होता था तो एक और नया क्या बनता था? DNA बनता था और एक और नई सेल बनती थी। तो फिर यहाँ पर तो सर ये न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है तो सर तो फिर क्रोमोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा तो DNA नहीं होगा, DNA नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं, और रेप्लिकेशन नहीं तो फिर यहाँ पर नया RBC बनेगा कैसे? हीमोपोइसिस कैसे होगा सर? आप बोलते हो ब्लड का बनना भी है और DNA भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक मैच्योर RBC में, ध्यान रखिएगा, मैच्योर RBC में केंद्रक नहीं होता, लेकिन जब RBC का डेवलपमेंट होता है इनिशियल स्टेज में, तब न्यूक्लियस होता है। मैच्योर होने के बाद ये DNA गायब हो जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर एक शेप की बात किया है, बाइकॉन्केव शेप होता है इसका, सर्कुलर भी होता है। क्वेश्चन में पूछूं कि इसका शेप बाइकॉन्केव क्यों होता है, तो आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि इसका शेप बाइकॉन्केव क्यों है और इसे कार्पसल्स क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द RBC बट डीजनरेट ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? मैंने अभी ये पॉइंट का क्लियर किया कि शुरू में रहेगा लेकिन मैच्योर होने के बाद डिजनरेट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, बाइकॉन्केव शेप ऑफ RBC इंक्रीज सरफेस एरिया। यस, इसका रीजन है, आप सिंपल सोच कर देखिए इस चीज को समझने के लिए कि इसका बाइकॉन्केव शेप क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता है। कौन? RBC। यस, RBC अपने सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाना चाहता है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। आइए रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सपोज आप लोग यदि एक गुपचुप का ठेला खोलते हैं, लेकिन ठेला खोलने के लिए ना तो ज़मीन है ना तो कुछ व्यवस्था है वहाँ पर, आप क्या करेंगे? एक गाड़ी लेंगे, और एक गाड़ी लेंगे, वहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कई टॉल वॉल लगा देते हैं अपने गाड़ी के अंदर ही, जो बड़ा सा गाड़ी होता है जहाँ पे ट्रॉली वॉली मतलब कुर्सी उर्सी रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यदि उस एरिया में, उस अंदर में यदि ठेला लगाना चाहेंगे तो अंदर का एरिया क्या करेंगे? खाली करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सके। यही चीज़ तो RBC भी करता है। RBC क्या है? हीमोग्लोबिन रखता है अपने अंदर। यदि उसके अंदर जो ये सरफेस एरिया है वो यदि कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाएंगे। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है पता है आप लोग को? ऑक्सीजन बाइंड करता है। यस, ऑक्सीजन बाइंड करता है, और ऑक्सीजन बाइंड करके आपकी पूरी सेल को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? अरे भैया, हम खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट खाया, आपकी सेल में चला गया, लेकिन सेल को एनर्जी चाहिए, और सेल को एनर्जी चाहिए इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए।
और ऑक्सीजन देने वाला कौन है? आपका ब्लड है। ब्लड में कौन सर? आरबीसी। यस, आरबीसी में कौन सर? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कौन? जो ऑक्सीजन को बाइंड करे। यस, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है आपके शरीर में? ऑक्सीजन को सर्कुलेट करा रहा है पूरे बॉडी में। क्या करा रहा है? ऑक्सीजन को सर्कुलेट करा रहा है। कभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। आपको बस एक बात याद रखना है, यदि हीमोग्लोबिन बोलूं तो यहाँ पर एक टैक्सी है, और यदि ऑक्सीजन बोलूं तो उसकी सवारी है। और ये सारा का सारा चीज़ जो कहाँ है? वो आरबीसी में है। आपको एक बात समझनी होगी, मैं फिर से समझा देता हूँ। हमारी हर सेल की एक भूख होती है। आप खाना खाते हैं, खाना उसको मिलता है, लेकिन तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर, यदि आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कई लोग इसको रिस्पिरेशन सोच लेते हैं। इट्स नॉट रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन लेना और सेल में ऑर्गेनिक फूड को क्या करना? तोड़ना, और तोड़कर एनर्जी प्रोवाइड करना। यस स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमारी सेल में चलता है और हम इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं। ये कहलाता है रिस्पिरेशन। और जो सांस को लेना और छोड़ना, इट्स सिंपली कॉल्ड ऑफ ब्रीथिंग। क्या कहते हैं हम इसे? ब्रीथिंग कहा जाता है। यस, तो मेरा क्वेश्चन वापस आता हूँ, बाई कॉन्केव क्यों होता है? तो आपको समझ में आ गया। सरफेस एरिया बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ाया, बाई कॉन्केव हुआ, तो जिससे क्या हो सकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकेगा? हीमोग्लोबिन आ सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल को क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो वही फिर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अच्छा सर, मुझे समझ में आ गया कि किसी को एनीमिया मतलब खून की कमी, आरबीसी की कमी, एनीमिया, खून जब कम बनता है, खून जब कम बनता है तो क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। सर समझ में आ रहा है अब? यदि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन को पकड़ने वाले कम हो रहे हैं। ऑक्सीजन को पकड़ने वाले कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। सेल में यदि डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की कमी आ रही है। कभी कभी देखा होगा जिनको खून की कमी होती है वो अचानक से चक्कर खाकर गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो खून की कमी मतलब सीधा सीधा किससे बात हो रही है? हीमोग्लोबिन। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना रिपोर्ट दिखाते हो, अरे आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, अरे आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर खराब हुआ है, ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलेगा नहीं, आपके ब्रेन सेल को जाएगा नहीं। सब सेल को जा रहा है, ब्रेन सेल को नहीं जा रहा ऑक्सीजन। सोच कर देखो, ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, चक्कर आ जाएगा भाई। अचानक से चक्कर खाकर गिर जाते हैं, एकदम धुंधला धुंधला सा छा जाता है। जब आपको बहुत जोरदार भूख लगती होगी तो ये फील भी किया होगा। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का क्या रोल है, हीमोग्लोबिन क्या है। समझ में आया? ये हीमोग्लोबिन क्या था जो ज़्यादा हुआ कम हुआ? 14 से 15 होता है मेल में, 8 से 10 के आसपास फीमेल में हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में होता है। इसकी कमी होती है जिसे आप एनीमिया कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको और कुछ बातें बताऊंगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी तो स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्लड के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि बाई कॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी, बिकॉज मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना था, मुझे सरफेस एरिया बढ़ाना था। क्यों बढ़ाना था समझ में आया? यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोगों को पता है कि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। शेप मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड आरबीसी, वही बात है जो आप ये डिस्कस किए हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद अपन आगे बढ़ें नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोल रहा है? आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ नहीं होता। मैंने फिर से कहा है ना,
कार्पसेल्स क्यों कहते हैं समझ में आया? सेल क्यों नहीं कह रहे हैं आप समझ में आ रहा है? सर सेल में तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ाया था, सेल में सर न्यूक्लियस होता है, यस, सेल ऑर्गेनेली होता है, यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आरबीसी में कुछ नहीं होते। बिकॉज आपने दुकान चलाना है तो सारे अंदर सीट को उखाड़ के क्या करना है, फेंकना है, ताकि अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाए। सर ये बात तो हमको समझ में आ गई कि हमने सब उखाड़ कर क्या कर दिया है, बाहर फेंक दिया है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि सर आपने ब्लड में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं रखा? यस स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं रखा? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन आपके ब्लड में तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। अच्छा, तो फिर एक प्रश्न ये बना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फिर से स्टूडेंट सुनिएगा, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी क्या करता है, बोलो, लेता है। अब सोच कर देखिए, एनर्जी लेने के लिए क्या मांगता है माइटोकॉन्ड्रिया? ऑक्सीजन मांगता है, यस, ऑक्सीजन मांगेगा तो एनर्जी बनेगा। अब यदि ये ब्लड ही खुद, यदि ब्लड में यदि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या ले लेता? खुद ऑक्सीजन ले लेता। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले लेता तो आपकी सेल को फिर क्या मिलता? सर तो ये तो बढ़िया समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका एडवांटेज है हमारी ब्लड में। माइटोकॉन्ड्रिया होता तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर खत्म हो जाते। तो सर आप बताइए तो जरा, आखिर हमारा ब्लड फिर एनर्जी कहाँ से ले रहा है? सोचिए, अरे सोचो थोड़ा सा, आपका जो ब्लड है वो ब्लड में आखिर एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर जानते हैं। जब आप पढ़ते हैं रिस्पिरेशन तो उसमें ग्लाइकोलिसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। ऑक्सीजन हो या ना हो इसे कोई मैटर नहीं करता, ग्लाइकोलिसिस तो होगी। इक्वल पाथ ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर 2 एटीपी बनता है, याद करिएगा, ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा होगा 2 एटीपी बनता है, और ये 2 एटीपी का यूज करती है हमारी आरबीसी। ऑक्सीजन का यूज नहीं करती आरबीसी भाई, ये 2 एटीपी का यूज करती है, और इसी को एनर्जी को यूज करके फिर ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। आई होप ये पॉइंट आपको सबको समझ में आया होगा। तो एक एडवांटेज है, ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ना होना आरबीसी के लिए फायदेमंद है, आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यस स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपकी आरबीसी में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है? राइट द आंसर जल्दी। यस, एनारोबिक, यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में किस तरीके का रेस्पिरेशन पाया जाता है? अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सिंपल सा ये लाइन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आरबीसी। इज दैट क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा कि इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। बिकॉज यहाँ रीजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन को हमको यूटिलाइज नहीं करना है, ऑक्सीजन का एब्सेंस रखना है। ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लाइकोलिसिस होगी, 2 एटीपी मिलेगा, आरबीसी को एनर्जी मिलेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। आपको पता है यदि सबस्ट्रेट है और उसको मैं प्रोडक्ट में बदलना चाहूँ तो एंजाइम का यूज़ करता हूँ, और एंजाइम जो होता है वो सिंपली कॉल्ड ऑफ कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, सिंपली बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, एंजाइम कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाय 5000 टाइम। यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा एंजाइम होता है, तो आंसर क्या देंगे, जिंक। तो ये आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। तो ये ब्लड कार्पसेल्स क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया।
चलिए इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड के बारे में और कुछ जानते हैं। ब्लड के बारे में यदि सिंपल सी बात कही जाए, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आपको पता है एक नया कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मान लीजिए एक आरबीसी है, आरबीसी का ये क्या है बोलो भाई, सरफेस है। इस सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये एंटीजन एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सर जब कोई एंटीजन यदि बॉडी के सरफेस पे है, तो जब यहाँ पर कोई भी एंटर करता होगा आरबीसी पे, तो ऑब्वियस सी बात है या प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं, एंटीजन कहाँ पर है, इस आरबीसी के सरफेस पे है, और ये एंटीजन है, तो जब ये इससे अटैच होता है तो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके इस एंटीजन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीजन कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट करते हैं, यहीं पर एक और एंटीजन होता है RH एंटीजन। ये भी क्या होता है बोलो भाई, आपके आरबीसी के सरफेस पे होता है, और ये इसी RH एंटीजन के प्रेजेंट होने या ना होने के हम डिसाइड करते हैं कि वो ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये मैं आप लोगों को एंटीजन और ये RH एंटीजन के बारे में आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा कि किसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, किसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, कौन किसको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये दोनों के बारे में फ्यूचर आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक आरबीसी का कलर मैं आपसे पूछूं तो स्टूडेंट रेड कहता है। सर आपने ब्लड पढ़ाया तो शुरू में ही बोला रेड कलर, यस गलत है। एक सिंगल आरबीसी का कलर पूछ रहा हूं मैं आपसे, पेल येलो। बहुत बार स्टूडेंट गलती करता है इस क्वेश्चन पे। एक सिंगल आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड नहीं होता, पेल येलो होता है। और while group of RBC appear in red in color, हीमोग्लोबिन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी जब होती है ना, हीमोग्लोबिन से जब ये मिलता है तो हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड दिखाई देता है। याद रखिएगा, आरबीसी का कलर पेल येलो, हीमोग्लोबिन से जब मिल जाए, बाइंड कर जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं, रेड कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन आरबीसी रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ये क्या दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। आई होप आपको आरबीसी के बारे में बहुत सारी कहानी समझ में आ रही होगी। सर हमें तो यही समझ में आ गया है कि आपने जो आरबीसी पढ़ाया है उस आरबीसी में हमको एक चीज याद रखना है, ये आरबीसी है, आरबीसी के सेंटर में क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन याद रखना मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है बताओ। यस स्टूडेंट, एक बार में 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन एक बार में कितना ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो आंसर क्या देना है, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम एक बार में 4 ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने वही कहा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन टैक्सी है, और जितने भी ऑक्सीजन है सारे के सारे सवारी है। सबको कहाँ जाना है, सेल में जाना है। सेल में जाके क्या करना है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करके क्या करना है, एनर्जी। तो ये आप सारी की सारी बातों को समझ चुके हैं। तो ये है आरबीसी की ज़बरदस्त कहानी। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी जो चर्चा चल ही रही थी हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में हम पढ़ ही रहे थे कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो मैंने कहा कि ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। हीम मतलब होता है लिपिड पार्ट, और ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन पार्ट। थोड़ी देर पहले सर प्लाज्मा में आप बहुत कर रहे थे ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन, है कि नहीं? तो हम ये उसी पार्ट को अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5% लिपिड पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो होता है 95% जो प्रोटीन पार्ट होता है। हीम क्या है, हीम मतलब सीधा सीधा आयरन प्लस पोरफायरिन। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ हीम?
हिम इज आयरन एंड पोरफायरिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आयरन होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट होता है, तो ऑप्शन रहेगा Fe+2 और Fe+3। क्या लगा के आना है स्टूडेंट? Fe+2 लगा के आना है। सर ये Fe+3 भी हमको कभी कभी याद रखना हो तो किस में याद रख सकते हैं? मायोग्लोबिन, मसल में। आप लोगों ने पढ़ा होगा मसल में जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसमें आयरन होता है, और वो जो आयरन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? Fe+3 फॉर्म में होता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा Fe+3। अब जो मैं पॉइंट लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 4 ऑक्सीजन। इसके बाद मैंने कहा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? तो 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। कौन? आपका हीमोग्लोबिन। और 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 100 ml ब्लड कंटेन्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ 20 ml ऑक्सीजन। तो ये सिंपल सा कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों से यहाँ पर से पूछा जाता है और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो मेल में जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है? 14 to 15 ग्राम पर ml, ठीक है। और आप लोगों का यदि मेल है और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 10 to 12 ग्राम पर ml क्या होता है? हीमोग्लोबिन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जनरली हीमोग्लोबिन के बारे में एक छोटी सी बात है जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जाता है? पूछा जाता है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। ओके स्टूडेंट, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है यदि पूछा जाए, कितने दिनों तक आरबीसी जिंदा रहती है? तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है, 120 दिन होते हैं। सर आपने बताया नहीं कि आरबीसी आखिर ये बनता कहाँ है? याद करिए जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो आपसे पूछा था आरबीसी बनता कहाँ है, तो सर आपने कहा था कि एडल्ट में कहाँ बनता है, ये बताया था। यस स्टूडेंट, आंसर बताइए, एडल्ट में आरबीसी कहाँ बनता है? सोचिए। यस, बोन मैरो कहाँ पर है? यस, कहाँ? बोन। यस, तो बोन में क्या होता है? बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कब? एडल्ट में। स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा था, जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में इनिशियल स्टेज में बच्चा है, अपनी माँ के पेट के अंदर है, आरबीसी कहाँ बन रहा है? यस स्टूडेंट, सोचो। सबसे पहले फर्स्ट टाइम ब्लड का फॉर्मेशन होता है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, योग से। यस, जब आप नहीं याद रख सकते, सिंपल अभी नहीं जानते उतना डीप, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप याद रखिएगा। सबसे पहली बार जो खून बना वो कहाँ बना? योग सेक्स से बना। कहाँ पर बना? योग सेक्स से बना। वो अभी आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट, ये अगले स्लाइड में होगा, अपन डिस्कस पहले कर डाले। यहाँ पर ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो कहलाता है उसको अपन इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सिंपली कॉल्ड ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, और ये हार्मोन भी कभी कभी इरिथ्रोपोइसिस का भी निर्माण करते हैं, मतलब इरिथ्रोपोइसिस करते हैं, और इरिथ्रोपोइसिस मतलब इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का निर्माण करते हैं, और ये हाइथ्रोपोइटीन जो हार्मोन होता है वो किडनी सिक्रेट करता है। सर ये लाइन समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में? एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप एक व्यवस्था को देखिए, एक कंडीशन देखिए। मैंने कहा कंडीशनली ये जो हमारा इरिथ्रोपोइसिस है वो हमारा किडनी करता है एक हार्मोन बना के, जिसको आपने इरिथ्रोपोइटीन कहा। आइए आपको एक जगह ले जाता हूँ, कहाँ? हिमालय, ऊंचे ऊंचे पठारों पे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे।
जैसे जैसे आप इस समुद्र मतलब सरफेस से आप ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो आपको सांस बहुत आने लगती है, मतलब बहुत ऑक्सीजन मिलता है? नो, ऑक्सीजन कम होने लगता है। सर यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होगा तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट, आप जैसे ऊपर जाएंगे तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपके सेल को मिलना क्या हो गया है? कम। तो क्या आपका वेट करेगी कि हीमोग्लोबिन बनाओ भैया जल्दी जल्दी? मुझे क्या बढ़ाना है यहाँ पर? ऑक्सीजन बढ़ाना है कि हीमोग्लोबिन? यस, ऑक्सीजन तो मिलना नहीं है। एक काम कर सकता हूँ सर, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता हूँ। हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा तो थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन आएगा तो सबको पकड़ के जल्दी जल्दी सीधा मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा ब्लड सेल्स, बॉडी के सेल्स में। यस स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर आप यही चीज करता है कौन? किडनी। ध्यान रखिएगा, मैंने यही कहा किडनी। जब हाइट में जाओगे तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाया जाएगा कंडीशनली। किससे? इरिथ्रोपोइटिन निकलेगा तो ब्लड का फॉर्मेशन होगा, और ब्लड का फॉर्मेशन होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ऑक्सीजन पकड़ के ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए देखना जो पहाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तो उनका जो चेहरा होता है वो लाल लाल टमाटर की तरह हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा उनमें हीमोग्लोबिन सरफेस में रहने वाले लोगों के कंपेयर में क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये कहलाता है एडेप्टेशन। वक्त के साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं, और वहाँ हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। किससे? नीचे रहने वालों के कंपेयर में। तो आपको समझ में आया? किडनी भी इरिथ्रोपोइसिस कर सकती है, आपका ब्लड फॉर्मेशन कर सकती है। यहाँ वही सिंपल सी बात है, पहली बार ब्लड किसने बनाया? नंबर फर्स्ट योगसेक ने ब्लड बनाया। नंबर सेकेंड, जब फिटल लाइफ में बच्चा आया, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 5-6 महीने का, जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ी तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है वो लिवर और स्प्लीन, याद रखना, प्लेसेंटा थाइमस ग्लैंड तो करते ही करते हैं, लेकिन जो मेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड बनता है स्टूडेंट, लिवर और स्प्लीन करता है। और जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो कौन करता है? रेड बोन मैरो, जो कहाँ है? यस, बोन में है, स्पॉन्जी बोन में है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर से सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ब्लड फॉर्मेशन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो ये आप सब समझ गए होंगे। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी जो होता है उसका लाइफ टाइम कितना दिन का होता है? तो आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 दिन का होता है। स्टूडेंट, कभी कभी इसको स्टोर भी कर लिया जाता है, इसको अपन स्टोर भी कर लेते हैं आरबीसी को। रिक्वायरमेंट पड़ने पर हमारे शरीर में क्या होता है? खून का इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सिंपल सा चीज़ ये है ना कि यदि आपके पास पैसे तो हैं लेकिन पैसे ख़त्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? बैंक में रखे रहते हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं। यस, और यदि बैंक से ख़त्म हो जाए तो यस स्टूडेंट, आप कहीं और उधारी मांगते हैं। आपके शरीर में भी ऐसे ही होता है। यदि आपके शरीर से ब्लड खत्म हो रहा है मतलब तो स्प्लीन उसको प्रोवाइड करेगा, स्प्लीन से ख़त्म हुआ तो आप किसी से मांगेंगे उधारी, बस वैसे ही होता है। तो आपके शरीर में जो आरबीसी स्प्लीन में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, इसीलिए आप इसको ब्लड बैंक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन स्टोर एक्सेस ब्लड कैप्सूल्स, सो इट इज कॉल्ड ऑफ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यस स्टूडेंट, ये समझ में आया। नंबर सेकंड पॉइंट पे, भले ये फर्स्ट पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे बोल रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि आरबीसी अकर इन स्प्लीन डिस्ट्रक्शन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान आरबीसी का। भाई ब्लड सेल्स बन तो रहे हैं लेकिन 120 दिन बाद क्या हो जा रहे हैं? मर जा रहे हैं, और ये सारा का सारा जो आरबीसी है वो डेड हो जा रहा है, और मरने के बाद कहाँ पर? स्प्लीन में चले जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ब्लड बैंक
and graveyard of RBC is simply called of spleen. हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा। तो ये आप लोगों को आरबीसी के बारे में जितनी बातें हैं वो मैं आपको समझा दिया हूँ। एक सिंपल से पॉइंट में मैं समराइज़ कर देता हूँ। आरबीसी जो होता है वो सिंपली इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आपने देखा Fe+2 होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसे क्या कहा, सॉरी आरबीसी की कमी हो जाए तो इसे एनीमिया कहते हैं। सर स्टूडेंट एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। खून की कमी होना। आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया सुना? यस, सिकल सेल एनीमिया सुना होगा। इसमें ये जो आरबीसी होती है, ये जो आरबीसी होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है। एक जीन का इसमें गायब हो जाता है जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। एक और लिख लीजिएगा कि सिकल सेल एनीमिया में किसकी वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन। और ये बाई कॉन्केव शेप जो होता है वो जाकर आगे क्या हो जाता है? ये सिकल लाइक हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है। और जब हंसिया के आकार का हो जाता है तो ये आरबीसी नष्ट हो जाती है और आरबीसी का नष्ट होना एनीमिया कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ये आपको समझ में आया होगा। एनीमिया के बहुत सारे रीज़न हैं। एनीमिया के स्टूडेंट बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक कभी कभी विटामिन B12 की भी कमी होती है। यस, विटामिन B12 की कमी होने से भी क्या हो जाता है? ऑक्सीजन एनीमिया हो जाता है। और वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और एक लास्ट पॉइंट आरबीसी से रिलेटेड यहाँ पर, एक लास्ट पॉइंट यदि आरबीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो बस यही है कि आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है, यहाँ पर इसका लाइफ टाइम तो बता दिया ना। लाइफ टाइम कितना दिन होता है? 120 डेज होते हैं। आई होप हमने सारे पॉइंट क्या कर लिए हैं? इसके डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को आरबीसी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से याद रखिएगा, आरबीसी जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो टैक्सी है और ऑक्सीजन जो है वो सवारी है, जो बैठकर ब्लड के थ्रू आपके सेल में जाना चाहता है। सेल को ऑक्सीजन देकर, ऑर्गेनिक फूड को तोड़कर आपकी सेल को ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करके आपकी लाइफ को, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से चलाना चाहता है। तो आज हम लोगों ने ख़त्म किया आरबीसी। नेक्स्ट और फाइनल लेक्चर में हम जब पार्ट 3 में अपन डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोगों को डिस्कस कराएंगे इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें मैंने कहा WBC जो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट जो होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, क्यों किसी को एक्सेप्टर कहते हैं, कौन किसको डोनर कहते हैं, RH पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, एरिथ्रोब्लास्टस फिटस क्या होता है? फिर से सुनिएगा, एरिथ्रोब्लास्टस फिटस क्या होता है? ये क्वेश्चन आप खोज कर रखिए या कहीं से देखिए, नेट में सर्च करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो एरिथ्रोब्लास्टस फिटस के बारे में पढ़ेंगे। सर ये क्या होता है, थोड़ा बता तो दीजिए। एरिथ्रोब्लास्टस फिटस वो होता है जिसमें जब बच्चा, जो मदर होती है, यदि वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होती है तो पहला बेबी पैदा करने में उसको प्रॉब्लम होता है। हो सकता है ऐसे कंडीशन में जो बच्चा है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए या मर जाए। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टस फिटस। आखिर क्यों एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली फीमेल इसे पैदा करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक कि आपको आरबीसी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में WBC के साथ। ओके, थैंक यू।